हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी श्री माधवराव सप्रे जी द्वारा लिखित एक लघु कथा है, जिसे हिंदी साहित्य का पहली लघु कथा होने का सम्मान प्राप्त है। बच्चों, कथा या कहानी जो है बहुत ही शिक्षा के लिए बहुत ही सशक्त और रोचक माध्यम है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम कई माध्यमों से बताएं और बच्चे जो है उसे समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। लेकिन जब हम उसी बात को कहानियों के माध्यम से बताते हैं, कथाओं के माध्यम से बताते हैं, तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को सीखते हैं। तो कहानियाँ जो है वो शिक्षा के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम बनती हैं। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने का जो रिवाज है वो हमारे समाज में रहा है। भारतीय समाज में तो शुरू से ही रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तब माँ जो होती है, नानी दादी माँ जो है बच्चों को बहुत सारी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती है। आप सभी ने पंचतंत्र नाम सुना होगा। पंचतंत्र एक कहानी संग्रह है, एक पुस्तक है जिसकी रचना आचार्य श्री विष्णु शर्मा जी ने किया था। पंचतंत्र की जो रचना है उसके पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानी है। एक 3 राजकुमार रहते हैं जिन्हें शिक्षा देने के सारे प्रयत्न जो है विफल हो जाते हैं और राजकुमार जो है शिक्षा प्राप्त पाने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन उन्हीं राजकुमारों को जब आचार्य विष्णु शर्मा जी कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो बहुत कम समय में वो जो तीनों राजकुमार हैं बहुत ही विद्वान हो जाते हैं और शिक्षित हो जाते हैं। तो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक हैं। तो हमारी जो कहानियाँ जो हैं वो शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम का कार्य करती हैं। आज की जो हमारी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, इसकी रचनाकार श्री माधवराव सप्रे जी हैं। माधवराव सप्रे जी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दे दूँ। माधवराव सप्रे जी एक महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार। इनका जो कार्यक्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ था। इनका जन्म जो है वो 19 जून 1871 को पपरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के कुछ समय बाद उनके पिताजी जो हैं वो बिलासपुर में आकर बस गए थे। तो इनकी सारी शिक्षा और इनका कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ ही रहा। श्री माधवराव सप्रे जी ने अनेक साहित्यिक रचनाएं की, जिनमें प्रमुख रचनाएं जो थी स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट, माधवराव सप्रे की कहानियाँ, हिंदी केसरी पत्रिका आदि। इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नाम से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया था, जिसे छत्तीसगढ़ की पहली पत्र प्राप्त होने का सम्मान प्राप्त है या गौरव प्राप्त है। श्री माधवराव सप्रे जी की मृत्यु जो है वो 23 अप्रैल 1926 को रायपुर में हुई थी। बच्चों, आज की हमारी जो कहानी है, जो लघु कथा है, एक टोकरी भर मिट्टी। लघु कथा क्या है पहले वो समझ लें, और कहानी क्या है वो समझ लें। लघु कथा क्यों कह रहे हैं और कहानी हम इसे क्यों नहीं कह रहे हैं ये बताती हूँ। कहानियाँ जो हैं वो किसी भी कोई घटना, जैसे घटनाएं और पात्रों के इर्द गिर्द होती हैं। तो लघु कथा जो कहानियों में ढेर सारे पात्र हो सकते हैं, ढेर सारी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जिनका वर्णन किया जाए कहानी में। लेकिन लघु कथाएँ जो होती हैं उसमें पात्र बहुत सीमित होते हैं, 2-4 पात्र होते हैं और एक जो जिस घटना पे एक मुख्य घटना होती है जिस पर केंद्रित होकर सारी कथा जो है लिखी जाती है। बहुत ही छोटी सी कहानी को हम लघु कथा कहते हैं। ये लघु कथा एक टोकरी भर मिट्टी, इसमें जो है इस कहानी में श्री माधवराव सप्रे जी ने बताया है कि इंसान का गर्व, उसका अहंकार उसे अन्याय करने के लिए प्रेरित करता है, उसे मनुष्य के प्रति गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो कार्य उसे एक मनुष्य होने के नाते नहीं करने चाहिए। ये जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी जो है, इसके जो केंद्र में 2 मुख्य पात्र हैं, एक धनी जमींदार और एक गरीब विधवा बुजुर्ग स्त्री। ये इन दोनों पर ही आधारित ये पूरी लघु कथा है। लेकिन ये इस कहानी में माधवराव सप्रे जी यह बताते हैं कि जब किसी अहंकारी व्यक्ति का जो है सामना किसी सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से होता है तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी उस व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को, सच्चाई के धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। तो मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण एक टोकरी भर मिट्टी जो लघु कथा है वो इस प्रकार है।
एक श्रीमान जमींदार महोदय रहते हैं, जमींदार भूस्वामी जिसके पास बहुत सारा ज़मीन होता है, उसे हम जमींदार कहते हैं। एक तो बहुत बड़े बहुत अमीर जो जमींदार महोदय रहते हैं, उनके महल के सामने एक गरीब विधवा स्त्री की, बुजुर्ग स्त्री की झोपड़ी होती है। वह झोपड़ी जो है उस जमींदार महोदय के महल की सुंदरता को थोड़ा कम करती है, या हम कह सकते हैं ख़राब करती रहती है, जो कि जमींदार महोदय को बिल्कुल पसंद नहीं था। और वह बहुत बार उससे कहते हैं, उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि वह अपनी झोपड़ी को वहाँ से हटा ले। पर वह बूढ़ी औरत को उस झोपड़ी से विशेष लगाव था। कारण यह था कि उस बूढ़ी औरत का सारा जीवन उसी झोपड़ी में व्यतीत हुआ था। उसके पति, उसका एकमात्र पुत्र और उसकी बहू, तीनों ही उसी झोपड़ी में चल बसे थे। और उसकी उस बूढ़ी औरत होती है, बुजुर्ग स्त्री, उसकी एक 5 साल की पोती होती है, जिसे छोड़कर उसकी बहू जो है चल बसती थी। वो 5 वर्ष की जो कन्या है, वही कन्या उस बूढ़ी स्त्री की एकमात्र सहारा, एकमात्र आधार, जीवन का आधार रहती है। उस पोती के साथ उस झोपड़ी में रहती थी और अपनी सारी जो पूर्व जिंदगी की जो स्थिति थी या अच्छी यादें थी, उन्हीं को याद करके रहती और उन बातों को याद कर वो रोने लगती थी। जब विधवा स्त्री को यह पता चलता है कि जमींदार महोदय उसकी झोपड़ी वहाँ से हटाना चाहते हैं, तो वह बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। उसे ऐसे लगता है मानो उसके शरीर में प्राण ही नहीं रह गए, जैसे इसमें दिया है वह मृत प्राय हो जाती है, यानी ऐसे लगता है जैसे उसके शरीर में प्राण ही नहीं है। वह झोपड़ी से बिना मरे निकलना नहीं चाहती थी और जमींदार महोदय उसे वहाँ रहने देना नहीं चाहते थे। जब श्रीमान जमींदार महोदय का सारा प्रयास विफल हो गया, तो उन्होंने अपनी जमींदारी वाली चाल चली, मतलब उन्होंने वकीलों के जेब गरम किए। वकीलों के जो झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं, उन वकीलों के जेब गरम किए। और जेब गरम करने के बाद उन अदालत में कुछ ऐसा खेल खेला कि उस अदालत का फैसला जो है उस बूढ़ी औरत के खिलाफ आता है और उस बूढ़ी औरत को झोपड़ी खाली करनी पड़ती है। विधवा स्त्री रहती है, कोई था ही नहीं, अनाथ रहती है, आस पड़ोस में जाकर रहने लगती है। एक दिन जमींदार महोदय अपने नौकरों को कुछ काम समझाते रहते हैं और अपने महल के आसपास टहल रहे होते हैं। उसी समय वह बूढ़ी औरत जो है हाथ में टोकरी लेकर आती है और जमींदार वहाँ पर आती है। जमींदार महोदय जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखते हैं, अपने नौकरों को तुरंत कहते हैं, इसे हटाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत हाथ जोड़ लेती है और गिड़गिड़ा कर उनसे विनती करने लगती है जमींदार महोदय से, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो एक विनती करूं, आप नाराज़ मत होइएगा। मैं जमींदार महोदय जो हैं उनको भला क्या आपत्ति हो सकती थी, उन्होंने उसे हाँ कह, बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्हें हाँ कह देते, आज्ञा दे देते हैं। बूढ़ी औरत जो है उनसे विनती करती है कि महाराज, जब से मैंने ये झोपड़ी खाली किया है, मेरी पोती खाना पीना छोड़ दी है, कुछ खाती ही नहीं, कहती है अपने घर चल तभी खाऊंगी। महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह बात ही नहीं सुनती। मैंने सोचा यहाँ से इस झोपड़ी की मिट्टी ले जाऊँ और यहाँ उस मिट्टी से एक चूल्हा बनाकर रोटी सेकूँ तो शायद वह खा ले। यही सोचकर एक टोकरी मिट्टी लेने आई हूँ, आपकी आज्ञा हो तो ले लूँ। श्रीमान जमींदार महोदय ने सोचा भला एक टोकरी मिट्टी से अगर बला टलती है तो टले, उन्होंने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और वहाँ जैसे ही उसने झोपड़ी में प्रवेश किया, उसे पुरानी बातें स्मरण होने लगी और वह रोने लगती है। फिर अपने आप को, स्थिति को संभाल कर वह जमींदार महोदय से कहती है, संभालती है और एक टोकरी में मिट्टी भर कर लाती है, हाथ में उठाकर बाहर ले आती है और वहाँ पर बाहर रखकर जमींदार महोदय से प्रार्थना करती है कि महाराज, कृपा करके इस टोकरी में हाथ लगा दीजिए, मैं इसे उठा लूँ। जमींदार महोदय पहले तो बहुत क्रोधित होते हैं कि उन्हें बूढ़ी औरत जो है वो मिट्टी की टोकरी उठाने के लिए कह रही है, लेकिन फिर बहुत गिड़गिड़ाने पर, बहुत बोलने पर, विनती करने पर बुढ़िया द्वारा वो तैयार हो जाते हैं और किसी नौकर को न बोलकर खुद ही टोकरी में हाथ लगाने लगते हैं। जब जमींदार महोदय टोकरी में हाथ लगाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो
टोकरी का जो वजन है वो उनकी शक्ति से ज़्यादा बाहर है और वो ऐसे लगता है उनसे कि वो टोकरी जो है उनसे उठ ही नहीं रही है। जमींदार महोदय अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी ताकत से टोकरी को उठाते हैं, लेकिन टोकरी जो है 1 इंच ऊपर नहीं उठती। जमींदार महोदय सारी ताकत लगाने के बाद जब टोकरी नहीं उठा पाते तो लज्जित हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं और बुढ़िया से कहते हैं ये टोकरी हमसे न उठ पाएगी। विधवा स्त्री कहती है कि महाराज नाराज ना हो, आपसे तो 1 टोकरी मिट्टी नहीं उठ रही है, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई है, उसका भार आप जन भर कैसे उठा पाओगे, विचार कीजिएगा। जमींदार महोदय जो अभी तक धन के नशे में गर्व से चूर थे, उनकी आँख जो अपना कर्तव्य भूल गए थे, वह यह बात भूल गए थे कि धन जो है वो दूसरों की सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए होता है, यह कर्तव्य वो अपना भूल चुके थे। पर विधवा के बात सुनते ही उन्हें अपने कर्तव्यों का और अपने भूल का ज्ञान हो आया, उनकी आंखें भर आई और उन्हें अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप होने लगा, पछताने लगे और उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी उसे वापस दे दी। तो बच्चों, ये तो हमारी कहानी थी 1 टोकरी भर मिट्टी। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे सीख लिया होगा कि हमें कभी भी गर्भ में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को दुख पहुँचे या उसका कोई नुकसान हो, और अपनी मानवीय संवेदनाओं को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।